नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर आजमाइश की। भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं ने बैक टू बैक चुनावी रैलियां की, जीत की हुंकार भरी, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी जीत का दावा ठोक रही हैं। दूसरे चरण के मतदान खत्म हो गया है। 13 मई को नतीजे के इंतजार। निकाय चुनाव के नतीजे को इस बार सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अगर बात किया जाए 2024 से पहले कैसे नतीजे होंगे और क्या बीजेपी जीतेगी या नहीं, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। सबसे पहले परिचय कराएंगे आपको, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। दुर्विजय सिंह शाक्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र बीजेपी। सत्येंद्र सिसोदिया, अध्यक्ष पश्चिम क्षेत्र बीजेपी, हमारे साथ जोड़ेंगे और चर्चा करने के लिए हम आपको बताएंगे आखिरकार निकाय चुनाव में किस तरीके से चल रही है वोटिंग हुई और 13 तारीख को नतीजे आएंगे। नतीजे से पहले अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार बीजेपी ने जो तैयारियां की हैं इस बार की, अगर बात किया जाए बेहद दिलचस्प ये निकाय चुनाव है। और इस निकाय चुनाव को 2024 से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। सेमीफाइनल से पहले अब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम लगातार चुनावी मैदान में रहे, लगातार जनसंवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 रैलियां की। वहीं अगर विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने 5 रैलियां की थी। अब देखना यह होगा कि क्या जो बीजेपी ने इतना धुआंधार प्रचार किया उसका बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा, इसके बारे में स्पष्ट तौर पर तो 13 तारीख यानी 13 मई को ही बताया जा सकता है कि आखिरकार बीजेपी ने कितने तरीके से, कितने शानदार तरीके से अपना परचम लहराया है। और इस बार का जो चुनाव है बेहद ही खास इस बार हो रहा है। और आज हम जानेंगे और अपने मेहमानों से बात करेंगे कि आखिरकार बीजेपी ने क्या कुछ रोड मैप तैयार किया। तो चलिए कुछ डेटा के बारे में मैं आपको बताता हूं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने 22 और अखिलेश यादव ने 5 जनसभाएं की हैं। वहीं मायावती, प्रियंका गांधी मैदान में नहीं उतरी। निकाय चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस बार दांव पे लगी है, लेकिन बीजेपी ने कोई कोर कसोर इस बार नहीं छोड़ा है। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल इसे बना लिया है। और वहीं अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां चुनावी सभा में गए, मैं आपको यह बता देता हूं। योगी आदित्यनाथ पहले चरण में सहारनपुर में शामली, अमरोहा, बरेली, उन्नाव, लखनऊ, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, इन जिलों में गए। ये पहले चरण की बात कर रहा हूं। दूसरे चरण की आपको बता देता हूं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए। और संत कबीर नगर दूसरे चरण में आज मतदान हुआ है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर, अयोध्या, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, मिर्जापुर, कानपुर, बांदा, चित्रकूट। ये आज की बात यानी 11 तारीख को इन जगहों पर 9 मंडलों में वोटिंग हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेकेंड फेज के मतदान से पहले इन जिलों में गए। वहीं अगर बात किया जाए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात सुनिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले चरण में सहारनपुर, वाराणसी, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज, सीतापुर, हरदोई, कुशीनगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, गोंडा, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, इन जिलों में गए पहले चरण की। आज यानी 11 मई की अगर बात करें, 11 मई जो कि आज वोटिंग हुई है। दूसरा चरण जहां पर मुख्यमंत्री अगर बात किया जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। कहां तो मैं बता देता हूं आपको। मिर्जापुर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, कानपुर देहात, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, भदोही, अयोध्या। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां पहुंचे हैं। चलिए वहीं दूसरे यानी प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम है। ब्रजेश पाठक की अगर बात कर लें तो पहले चरण में हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, गाजीपुर, कुशीनगर, वाराणसी, सुल्तानपुर, अयोध्या, बरेली, फतेहपुर, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। पहले चरण में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। दूसरे चरण की अगर बात करें यानी 11 मई को जहां वो मतदान होना है उससे एक दिन पहले जब कहां पहुंचे थे ये मैं आपको बता दूं। अंबेडकर नगर, कानपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, इटावा, कन्नौज, औरैया, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, भदोही, अयोध्या, कानपुर, फर्रुखाबाद। ये डिप्टी सीएम
ब्रजेश पाठक पहुंचे। अब सोचिए, बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को उतार दिया और फिर दोनों डिप्टी सीएम, तमाम बड़े पदाधिकारी, भूपेंद्र चौधरी खुद प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया। अब विपक्ष, अगर भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहां गए हैं दूसरे चरण में? मेरठ, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, अमेठी, अंबेडकर नगर, बागपत, गाजियाबाद। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी ने इसको कितने चैलेंजिंग वे में लिया है। वहीं स्वतंत्र देव सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरे चरण में कानपुर और कानपुर देहात में भी इन्होंने चुनाव प्रचार किया। नंद गोपाल नंदी कैबिनेट मंत्री, दूसरे चरण में कानपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद में इन्होंने चुनावी प्रचार किया। और वहीं गिरीश चंद्र यादव कैबिनेट मंत्री है, दूसरा चरण अमेठी में इन्होंने चुनाव प्रचार किया। दानिश आजाद अंसार राज्य मंत्री हैं, दूसरे चरण में बलिया में ये गए चुनाव प्रचार करने। वहीं अनूप प्रधान वाल्मीकि राज्य मंत्री हैं, आप दूसरे चरण में पीलीभीत पे गए। केंद्रीय मंत्री और सांसद के दौरे की अगर बात करें, बीएल वर्मा औरैया, बदायूं पहुंचे। साध्वी निरंजन ज्योति हमीरपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंची। फिर इसके बाद दिनेश लाल यादव अमेठी में चुनाव प्रचार करने गए। अब चलिए विपक्ष की बात करते हैं, यानी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के। पहले चरण में अखिलेश यादव सिर्फ 3 जगह पहुंचते, कहां? गोरखपुर, सहारनपुर, लखनऊ। और दूसरे चरण में अखिलेश यादव कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, मिर्जापुर और कन्नौज में पहुंचते हैं। और वहीं अगर अब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोकती नजर आ रही आम आदमी पार्टी, सवाल यह उठता है कि आम आदमी पार्टी क्या इस बार कुछ करेगी? लेकिन ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि पहले चरण में आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ किया। लखनऊ, प्रयागराज और रामपुर समेत कुल 11 जिलों में 40 जनसभाएं आम आदमी पार्टी ने किया। थोड़ा अगर समाजवादी पार्टी से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बड़े चेहरा भले से नहीं आया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कैंपेनिंग की, 40 जगह पे गए। वहीं दूसरे चरण में अगर बात किया जाए तो मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या समेत 13 जिलों में कुल 48 जनसभाएं हुई। अब चलिए एक और बात करते हैं, बसपा और कांग्रेस मैदान में ही नहीं आए। आपने देखा होगा कि मायावती, बसपा सुप्रीमो की बात किया जाए तो वो उन्होंने निकाय चुनाव से दूरियां बना रखी थी। चलिए कांग्रेस, जो कि अभी आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन इस बार बहरहाल उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में दूर दूर तक कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा आया ही नहीं। तो निकाय चुनाव के पहले चरण में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ ट्विटर के जरिए ही अपने वोटरों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सपा के बहकावे में न आए। वहीं कांग्रेस ने सभी नगर निगम में अपने प्रत्याशी तो खड़े किए, मगर किसी दिग्गज नेता की जनसभा नहीं हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वैसे तो यूपी से जुड़े मुद्दों को लेकर खूब मुखर रहती हैं, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में दूर दूर तक प्रियंका गांधी कहीं दिखी ही नहीं। और ये एनालिटिकल बातें कर रहे हैं। आज सिटी के सरताज कौर में हम आपको एक एक पॉइंट पर बता रहे हैं। चलिए ठीक है, अब टक्कर की अगर बात देखा जाए, जो एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधे टक्कर देखने को मिल रही है। शुरुआत में भाजपा प्रत्याशी को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी असंतोष देखने को जरूर मिला, लेकिन प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने बैठक बुलाकर सबको संतुष्ट करने का काम किया। अयोध्या भाजपा का पहले से ही गढ़ रहा है। जय श्री राम के नारे। तो अभी सारे आंकड़े मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है। सिटी के सरताज कौर, हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। दुर्विजय सिंह शाक्य, अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। सत्येंद्र सिसोदिया, अध्यक्ष पश्चिम क्षेत्र बीजेपी। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्विजय जी, आपसे चर्चा की शुरुआत। इस बार बहुत बम्पर प्रचार किया आप लोगों ने, और थोड़ी देर में हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़ेंगे और आप लोगों से सवाल पूछेंगे। लेकिन दुर्विजय जी, सवाल मेरा ये कि बम्पर इस बार जो है आप लोगों ने प्रचार किया है। दुर्विजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है जी। मेरा सवाल ये कि इस बार आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, 2024 से पहले इसे सेमीफाइनल माना जाए क्या? देखिए, सेमीफाइनल की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ष भर काम करती है और भाजपा ने जो अपना संगठन है वो बूथ स्तर तक बहुत ही मजबूत बनाया हुआ है। हमारे कार्यकर्ता हों, हमारे नेता हों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, सभी जनता के जो इश्यूज हैं जी
जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम लोग लगातार संगठन में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने चुनाव को भी बिल्कुल हल्के में नहीं लिया है। हम लोग की परिश्रम करने की आदि है, इसलिए ऐसा संगठन नहीं है कि कोई चुनाव है तभी हम उपस्थित हो गए और लोगों के पास जाने लगे। विपक्ष के पास क्या है, जब वो चुनाव होता है तो आ गए वो मैदान में, और जब चुनाव नहीं होते तो कहीं दिखाई नहीं देते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वर्ष भर परिश्रम करती है, वर्ष में भी 365 दिन परिश्रम करती है। हम लोग जनता के इश्यूज को लेकर हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख के सहभागी हैं। जी। इसलिए इस चुनाव को भी हमने बहुत गंभीरता से लेते हुए, मेहनत करते हुए, हमारे सभी नेताओं ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें पुरजोर परिश्रम किया। आपने क्या डाटा भी पढ़ा पड़ेगी। हाँ। मैं सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डिप्टी सीएम साहब, ऐसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय महामंत्री संगठन और संगठन की अन्य तमाम ऐसे जो मंत्रीगण हैं, सब ने अपने अपने कार्यक्रम लगाकर एक चुनाव को गंभीरता से लड़ने का काम किया। चलिए ठीक है। सत्येंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, मेहनत तो आप लोग खूब किए, लेकिन जनता जो है, कहते हैं ना, जनता ही जनार्दन है, अंतिम मुहर जनता को ही लगाना था और जनता ही लगाती है। तो आप संतुष्ट हैं आज की वोटिंग से? आपके माध्यम से जी। आम जनमानस तक भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम चुनाव में केवल चुनावी समय के लिए हमेशा चुनावी घटना होता है। आम जनमानस के बीच में हम हमेशा रहते हैं, अन्य दलों की तरफ केवल चुनाव में नहीं जाते। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आम जनमानस के इसके काम करते हैं, इसके हितों को ध्यान में रखकर ही इस देश में, इस प्रदेश में सारी योजनाएं लागू जी। रही चुनाव की बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई भी चुनाव हो हम सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। हम अन्य दलों की तरह नहीं है, उनके लिए कोई चुनाव छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, हमारे लिए हर चुनाव चुनौती है और उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। पश्चिम क्षेत्र में 58 नगर पालिकाएं हमारे साथ और 88 नगर पंचायत जी और 4 नगर निगम। पिछले चुनाव में भी हम 4 में से 3 नगर निगम जी और 58 नगर पालिकाओं में से हम 18 नगर पालिका और पिछली बार नगर पंचायतें 81 थी। नगर पंचायतें 81 थी, ये बढ़ के इस बार 88 हुई हैं, तो 81 में से हम 11 जीते थे और इस बार 88 में चुनाव हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पश्चिम की हम चारों नगर निगम भारी अंतर से जीत रहे हैं जी और 88 नगर पालिकाओं में हम पहले से दोगुनी नगर पालिकाएं जीत के आने वाले हैं। नगर पंचायत का परिणाम भी हमारा पहले से बहुत बेहतर आने वाला है जी। आम जनमानस का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, हमारे नेतृत्व की तरफ है, हमारी नीतियों से, रीतियों से वो सब लोग संतुष्ट हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि देश की, प्रदेश की जनता का स्नेह और आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे जी। और हम एक कार्यकर्ता के रूप में और हमारा नेतृत्व सबके हितों की लड़ाई लड़ता है। ठीक है। दुर्विजय जी, ब्रज क्षेत्र की अगर बात कर लें तो क्या स्थिति लग रही है आपको? क्या लग रहा है, जैसे कि अभी सत्येंद्र जी ने बताया कि उनके क्षेत्र में शानदार तरीके से काम हुआ है, कैंपेनिंग भी खूब किया गया, आप ब्रज क्षेत्रों के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। 6 नगर निगम और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 6 के 6 नगर निगम हम बड़े अंतर से जीत रहे हैं और जीतेंगे। हमारे यहाँ 38 नगर पालिकाएं हैं, तो 38 नगर पालिकाओं में मेरा ये मानना है कि अब 30 नगर पालिकाएं कम से कम जीतने जा रहे हैं।
118 नगर पंचायत हैं। 118 नगर पंचायतों में, अधिकतम नगर पंचायतों में भाजपा की लड़ाई है और सर्वाधिक जो नगर पंचायतें हैं उस पर भाजपा का कब्जा होगा। और वार्ड पार्षद में जो नगर निगम है, नगर पालिका है, उस सब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे दलों ने तो कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए, अपने सिंबल नहीं दिए जी। लेकिन भाजपा ने अपना वार्डों में भी कैंडिडेट खड़े किए हैं। अधिकतम वार्डों में भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। इसलिए ब्रज क्षेत्र का जो परिणाम है वो भाजपा में होगा। यहाँ पूरे ब्रज क्षेत्र में कमल ही कमल दिखाई देगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जनता का, हमारे जो नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, सब के प्रति जनता का एक विश्वास है और एक भरोसा बना है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति कि ये हमारे सुख दुख के साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उनको लेकर जागृत है, उनको लेकर काम कर रही है। तो इस पर नेतृत्व के प्रति जो हमारा जनता का विश्वास है और जो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उस सब के भरोसे मैं निश्चित कह सकता हूँ कि हम ब्रज में कमल ही कमल खिलेगा। 6 नगर निगम, 38 में से कम 30 नगर पालिकाएं हम जीतने जा रहे हैं। 6 नगर निगम जीतने जा रहे हैं। 114 हमारी नगर पंचायत है, इसमें भी हम बड़ी मात्रा में नगर पंचायतें जीतने जा रहे हैं। वार्डों में भी, क्योंकि वार्डों में तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, वैसे तो हमारा सिंबल ही है और दूसरे दल तो अपना सिंबल भी नहीं दे पाएंगे। हम बड़ी मात्रा में सिंबल पे ही जीतेगा। बिल्कुल। अगर बात किया जाए, आप बरेली क्षेत्र से आते हैं और क्या बरेली की क्या स्थिति है? अभी आपको हाल ही में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है आपसे। आप खुद को कहाँ खरा पा रहे हैं कि क्या जनता का जो है ना लाभ और जनता आप पर कितना विश्वास कर पा रही, कितना स्नेह मिल रहा है आपको? अभी आप जनता के बीच में गए होंगे, बरेली मेरी आपसे मुलाकात भी हुई थी। दरअसल जिम्मेदारी हमको जरूर नहीं अभी मिली है, लेकिन पार्टी का काम मैं पिछले 28 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों पे काम कर रहा हूँ। तो इसलिए हमेशा एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते मैं हमेशा अपने जनता के बीच में रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हूँ। तो इसलिए कोई ऐसा बहुत नया इशू नहीं है। हाँ, जिम्मेदारी बड़ी छोटी हो सकती है कि पहले मैं 2-3 बार महामंत्री रहा, 2 बार उपाध्यक्ष रहा, अब अध्यक्ष हो गया हूँ। तो बस जिम्मेदारी बदली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं क्षेत्र के लिए नया हूँ या जिलों से मेरा परिचय नहीं। सभी तो मेरा लाड प्यार का संबंध है और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत है, मैं समझता हूँ सभी से मेरे अच्छे संबंध हैं। बिल्कुल, भी मेरा अपना वो है। दुर्विजय जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किसानों से आपका बड़ा लगाव रहा है, किसान नेता भी आप कहे जाते हैं। काफी किसान और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपसे बहुत जुड़े रहते हैं, तो कैसा इस बार मतदाताओं का प्यार मिला कि नहीं? नहीं, देखिए वैसे तो ये शहरी मतदाताओं का चुनाव था और क्योंकि थोड़ा नगर पंचायतों में माहौल वैसा रहता है कि किसान परिवार रहते हैं, बाकी शहरी मतदाताओं में खासकर नगर निगम और इस सब में उतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहता, लेकिन फिर भी एक बड़ी मात्रा में जो किसान परिवार रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, उन सबका मैं समझता हूँ 100% भाजपा के लिए। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है सत्येंद्र जी, मेरा सवाल आपसे एक ये कि आप जनता के बीच में गए होंगे, इतने दिन से आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, पहला चरण दूसरा चरण आपने देखा, चैलेंजेस क्या आपको लगा कि यही चुनौती है? चुनौतियां किस चीज को मानते हैं आप? देखिए वैसे मुझे तो अभी कोई चुनौती दिखी नहीं। चुनौती इसलिए नहीं है कि ये कोई अहम वाली बात नहीं है, एक्चुअली विपक्ष नहीं है और विपक्ष के जो है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो दिशाहीन है। दिशाहीन होने के साथ साथ उनका कोई संगठनिक ढांचा नहीं है और इशू लेस है, मुद्दों से रहित है, कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए हम लोग क्योंकि हमारा नेतृत्व जो हमारी नेतृत्व की पॉलिसीज है वो सभी वर्गों के लिए है और खासकर जो अमीर मतलब
बिल्कुल। ऐसा करता है जिससे या सत्येंद्र जी, तो मेरे संपादक अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पे, वो सवाल पूछना चाहते हैं। अरविंद जी, ओवर टू यू। नमस्कार सर। दुर्विजय सिंह जी जो हमारे ब्रज क्षेत्र के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा सवाल ये है कि बरेली में इतना उठापटक हुआ, खासतौर पे मेयर के टिकट को लेकर, वहां आईएएस तोमर जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे भाग्य आजमा रहे हैं। कहा जा रहा था कि इस बार कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन उमेश गौतम जी अपना टिकट बचा ले गए। क्या कहेंगे, चुनाव जीत रही है बीजेपी? 100% जीत रहे हैं। कहीं कोई सब संदेह होने का विषय ही नहीं है। आज मैं लगभग बरेली के सभी जगह घूमा हूँ और मुझे जो जनता का लाल प्यार है, लोगों ने बहुत उमड़ घुमड़ कर भाजपा के नेतृत्व के प्रति, भाजपा के कैंडिडेट के प्रति अपना आस्था जताते हुए एक बहुमत के साथ भाजपा को वोट किया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ बरेली से हम बहुमत के साथ जीते हैं। जहाँ तक दुर्विजय जी, ये तो मिलते तो आप पहले भी थे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलते थे। आप क्या इतने बड़े बड़े नेता हैं जी कि उनके बीच में समन्वय बिठाना, खैर राजनीति की इतनी समझ तो मैं भी रखता हूँ। अब उसके बीच से अगर आप कमल खिलाते तो ये निश्चित रूप से उसको मैं आपकी उपलब्धि कहूंगा। दुर्विजय जी, सत्येंद्र जी को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। धन्यवाद अरविंद जी। सत्येंद्र जी, मैं ये पूछ रहा था कि इस बार मेहनत तो आप लोगों ने बहुत की, तकरीबन 385 मुस्लिम भाइयों को टिकट दिया है, लेकिन पिछली बार मेरठ और अलीगढ़ आपके पास नहीं थे। हम इस बार क्या उम्मीद करें कि नहीं मेरठ और अलीगढ़ इस बार आप लोग जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे और बड़े अंतर से जीतेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा नेतृत्व आम जनमानस के लिए काम करता है। हम सीना ठोक के जनता के बीच में जाते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 22 जनसभाएं इसलिए की हैं कि उन्होंने जनता के लिए काम किया है। और जहां तक विपक्ष की बात करता हूं, विपक्ष के पास ना तो मुद्दा है और ना ही क्षमता बची है। आप समझ सकते हैं, चुनाव से वो लोग भाग रहे हैं। अखिलेश जी को ले लीजिए, 4 सभाएं वो कर पाए हैं और कैसी सभाएं हुई हैं वो भी आप सबके माध्यम से आम जनमानस ने देखी है। जनता से वो आदमी नजर मिला सकता है जो जनता के लिए कुछ करता होगा। उन्होंने इस उत्तर प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम किया था अपने कार्यकाल में। योगी जी ने उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। जी, आपकी बातों से मैं सहमत हूं। उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम किया। उत्तर प्रदेश बनाया, लेकिन जो इतने सारे बागी हैं, बागी बहुत सारे चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने निकाल दिया है। आप मुझे ये बताइए कि इतने सारे बागियों को आप लोग मना नहीं पाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। बनारस का मुझे याद है कि जिस दिन वोटिंग थी उसके एक दिन पहले 79 लोगों को निकाल दिया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी वही हालत है। सवाल ये है कि आखिर इतनी सारी चीजें प्रचार प्रसार करने के बाद भी सबको साथ आप लोग साथ पाए? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत सारी जगहों पे हमने विरोध देखा, बहुत सारी जगहों पे प्रदर्शन देखे। अरविंद जी, मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे यहाँ बागी हैं, लेकिन क्यों है बागी? क्योंकि हमारे यहाँ आवेदक अधिक हैं, मांगने वाले अधिक हैं। दूसरे दलों में टिकट मांगने वाले लोग ही नहीं है। आपको एक बात स्पष्ट करता हूं, हमारे यहाँ भी बागी लोग उनमें से भी हैं जो दूसरे दलों से आ गए थे, वो बागी हुए हैं। भाजपा का जो कैडर बेस कार्यकर्ता वो बागी नहीं हुआ। और मैं तो इतना कह सकता हूं, बेहतर परिणाम देने वाले हैं हम। हमारे सामने विपक्ष बिल्कुल कहीं नहीं टिकता है। आप देख लेना 13 तारीख को जो बिल्कुल। सत्येंद्र जी, अरविंद जी, एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं इसमें। अभी आपने कहा था कि विपक्ष नहीं टिकता। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कहा था कि कोई भी सरकार अगर विपक्ष विहीन हो जाए तो सरकार निरंकुश हो जाती। तो आप मानते हैं कि आप लोग निरंकुश हो गए हैं? हम बिल्कुल निरंकुश नहीं है। नहीं, आप कह रहे विपक्ष मेरे सामने है नहीं और आप जनता के लिए काम करते हैं। ये सत्येंद्र जी, मेरा सवाल ये था कि अखिलेश और जैन दोनों साथ साथ आ गए। बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तरीके से मुसलमानों पे फोकस किया। आप मुझे ये बताइए सत्येंद्र जी, आप लोग इस बार तो मैंने देखा कि नहीं मेरठ और अलीगढ़ में आप लोगों ने बहुत विशेष मेहनत की है। ऐसा नहीं कि बाकी जगहों पर मेहनत हुई है, लेकिन ये जो समीकरण और जो गठजोड़ बता रहा है, उस गठजोड़ के हिसाब से आप लोग
मतलब कितनी सीटें पा पाए? आप भली भांति जानते हैं कि ये गठजोड़ केवल अपने स्वार्थ के लिए है, ये जनता के हित के लिए नहीं है। जनता के लिए हित के लिए यदि गठजोड़ करते तो अच्छा लगता। ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इनका अस्तित्व नहीं बचेगा। मैं आपको बताता हूं, इस निकाय चुनाव के बाद में इनके दलों की और दुर्गति होने वाली है। और मैं सीना ठोक के कहता हूं, 2024 में पश्चिम क्षेत्र में 14 लोकसभा आती है हमारे यहाँ, हम 14 की 14 लोकसभा जीतेंगे, विपक्ष कहीं सामने नहीं मैं आएगा। समझ रहा हूँ कि 14 लोकसभा और 71 विधानसभा, मुझे लगता है आपकी पूरी नजर जो है मछली की आंख की तरह जो है सीटों पे ही है। हमारे साथ क्या साकिब साहब जुड़ गए? दुर्विजय सिंह जी जुड़े हैं क्या? जी जी जुड़े हैं, आप पूछ सकते हैं सवाल। नमस्कार। हाँ दुर्विजय जी, मैं ये कह रहा था कि आपके बरेली में और उधर आप देखिए बहुत सारे बागी प्रत्याशी जो है कई जगहों पे खड़े। बरेली में तो खैर बहुत बड़ा बवाल चल रहा है, वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि क्या उसका क्या आपने कितनी मेहनत की है और बाकी लोगों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है बरेली में। जी। और ऐसा मेरी जानकारी में तो कोई बड़ा बवाल नहीं है। बाकी इतना बड़ा संगठन है और संगठन में हमारे यहाँ पूरा पारदर्शी सिस्टम के साथ में हम लोग। जी, तो मतलब ये हम लोग मान के चले कि नहीं, हमारे जो दोनों क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जो दावा कर रहे हैं उसमें 100% वो खरे उतरेंगे। कुल जो 14 लोकसभा की सीटें हैं और 2027 में जो कुल 71 विधानसभा की सीटें हैं, उसके लिए जो ये एक तरीके से जो सेमीफाइनल चल रहा है, आगे जिसका रिजल्ट हमें 2024 में देखने को मिलेगा, तो उसमें पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया जाए। मतलब सब एकदम बढ़िया है, राम राज्य है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो 14 लोकसभा की सीटें आती हैं और 71 विधानसभा, तो मतलब हम ये मान के चले कि आप लोग इतनी सीटें जीत जाएंगे जिससे कि लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा आपका। हमारे ब्रज में 65 विधानसभाएं हैं और 13 लोकसभा है जी। 71 विधानसभाएं पश्चिम में हैं। जी पश्चिम में, जी पश्चिम में हमारे यहाँ 65 विधानसभा है और 13 लोकसभा है। जी जी जी। तो 13 लोकसभा में अभी पिछली बार हमने 13 में 12 जीती, एक मैनपुरी हम लोग हार गए थे जी। लेकिन अभी में नए जो हम लोगों की प्लानिंग है उसके साथ जो हमारी तैयारी है जी, तैयारी में मैं भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस बार हम 2024 में 13 की 13 लोकसभा चुनाव 2024 में जीते। चलिए दुर्विजय सिंह जी और सत्येंद्र जी, आप लोग को बधाई है मेरी तरफ से। और हम लोग फिर एक बार 13 तारीख को बात करेंगे, मिठाई के साथ, उत्सव के साथ, फूलमाला के साथ और गाजे बाजे के साथ। आप लोगों ने इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिठाई खिलाने के लिए बुलाएंगे हम। जी जी जरूर जी। नमस्कार। चलिए अरविंद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।